हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 4 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और बेसिकली इन सभी वीडियोज़ में हम लोग GK, GS और हिंदी के प्रश्नों को भी देखते हैं, जो कि कुल मिलाकर आपका 75 प्रश्न हो जाता है। 75 प्रश्न हो जाता है, जिस कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशांक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। अब बात कर ले राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? राइट आंसर हो जाएगा भारत के संसद द्वारा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने का केवल एक ही उपाय है कि उन पे महाभियोग लगाया जाए। और ये जो महाभियोग लगाने का तरीका है वो संसद में चलता है। या तो आप लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी एक तरफ से यह स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। कोई भी व्यक्ति संसद का ही हिस्सा बने बिना मंत्री पद पर बैठा जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक सिर्फ। और इस 6 महीने के अंदर उनको संसद के किसी भी सदन से सदस्यता ग्रहण करनी होगी, वरना उनका पद छीन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का ही अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडरेट प्रतिस्थापित करता है, रिप्लेस करता है किसको? तो राइट आंसर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर को। मॉडरेट जो है वो बिक्री कर को स्थापित करता है। और मॉडरेट जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 2001 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। मॉनेटरी पॉलिसी का मूल अर्थ होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित करना। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होता है? तो सही उत्तर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही साथ 2 फसल उगाना। युग्म यानी कि जुड़वा, तो एक ही साथ 2 फसल उगाना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। जो भारतीय मुद्रा होती है वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। और नासिक कहाँ पे है? तो वो मुंबई में है। अगला प्रश्न, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश का है। हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा कहने का मतलब होता है
ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो। तो हमारे देश में कौन सी मुद्रा उपलब्ध आसानी से नहीं हो सकती? तो अमेरिका का डॉलर, ये सब पैसे जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, यानी कि कौन से देश का? तो विकसित देश का। राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही उत्तर बताइएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था? तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस किए गए थे संविधान के में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय जो ग्रहण करती है वो बिहार राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है? तो वैसे तो सबसे ज़्यादा कर जो होता है वो उत्पादन कर से होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो कर्नाटक राज्य ही उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, भारत में जनसंख्या के वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण इतिहास में महाविभाजन वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा सन 1921। 1921 के जनसंख्या वृद्धि को महाविभाजन वर्ष कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति, राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर। क्योंकि ब्याज दर है जो वो आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का भाग है, और बाकी बात जो है वो किसका? तो राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्र आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? राइट आंसर बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है किस सूची का? राइट आंसर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का भाग है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यपाल का पद की नियुक्ति किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 बोलता है, लेकिन अनुच्छेद 155 के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य के राज्यपाल होगा यह अनुच्छेद 53 बोलता है, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे यह अनुच्छेद 155 बोलता है। तो इन दोनों आर्टिकल को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शारदा मणि कौन थी? तो राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक
जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो राइट आंसर बताएंगे, यानी अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था सेना में? राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 और इसी राइफल के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना किए थे वो शिशिर कुमार घोष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है हमारा, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां का यह मत था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 26, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर बताएंगे और कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता में तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर जरूर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार ऐसा राज्य था जिसमें अफीम उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो राइट आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर। लीडर जो अखबार था वो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। तो अब जान लेते हैं लीडर के संस्थापक कौन थे। तो जो लीडर के संस्थापक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इनके द्वारा लीडर अखबार को संपादित किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की? तो VVI क्वेश्चन है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ही थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बैबल दोनों से बात किया था। इन्होंने क्रिप्स मिशन की बात जो की थी वो 1942 में और लॉर्ड बैबल से जो वार्ता हुई थी वो हुआ था इनका 1945 में। तो यहाँ पे हमारा जीके का पोर्शन ख़त्म होता है। अब मैथ का पोर्शन को हम लोग डिस्कस नहीं करते। अगर आप कहेंगे तो हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए है जीएस के प्रश्नों पर। जीएस का प्रश्न हमारा 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। यहाँ से प्रश्न संख्या 56 है हमारा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पे प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है, मायोग्लोबिन नहीं यहाँ पे होता हमारा
हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में जो होता है वो लोहा होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो राइट आंसर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा पानी। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो हमें पानी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ। जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ इशारा करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है हमारा, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा, मून से। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है कब, किसकी वजह से? तो राइट आंसर बताएंगे। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो कारखानों से निकलने वाले धुओं के कारण होती है, गैसों के कारण होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, सोने को घोला जा सकता है, गोल्ड को घोला जा सकता है, तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोना को जो हम घोल सकते हैं वो एक्वा रेजिया में घोल सकते हैं और एक्वा रेजिया जो होता है वो 3 भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करती है? तो राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा तंतु यानी फाइबर को गर्म करके। श्वेत प्रकाश जो निकलती है वो तंतु को गर्म करने के बाद नली से श्वेत प्रकाश निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो सही उत्तर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैसों को छोड़कर। संपीड़ित गैसों को छोड़कर हम कमरे को ठंडा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 64 है हमारा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म से गुजार कर। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो 7 रंग होते हैं वो अलग अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? टाइम पीरियड। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर। लोलक की जो काल अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में यानी स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों? देखते हैं ऑप्शन को। राइट आंसर बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन के कारण, क्योंकि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन डाला जाता है और इसी क्लोरीन के कारण जब हम उसमें नहाते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां वो जलने लगती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा 30% ऊष्मा की हानि होती है। जब विद्युत ऊर्जा हमारा गति में परिवर्तित होगा तो हमारा 30% जो एनर्जी होगी, ऊष्मा होगी, वो हानि हो जाएगी, ह्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शक्कर के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। शक्कर के फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं।
सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो सही उत्तर बताएं। यानी जब हमें गेहूं की खेती के लिए अच्छे फसल चाहिए गेहूं से, तो हमें कौन से उर्वरक का उपयोग करना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। गेहूं की अच्छी फसल के हमें नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में पोटेशियम भी चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए हमें कौन सी चीज़ देते हैं हम लोग? तो यूरिया। जो हम लोग खेतों में यूरिया देते हैं, इस यूरिया से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, इन्फ्लुएंजा ए जो कि H1N1 वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा ए को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वाइन फ्लू। जो इन्फ्लुएंजा ए है उसे स्वाइन फ्लू के भी नाम से जाना जाता है, और जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 वायरस के कारण होता है। और इसके साथ एक और आता है बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 वायरस के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है जो दूध को दही में बदल देता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होता है? तो राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दवा। एंटीबायोटिक जो होता है वो एक दवा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में। विटामिन B12 में जो होता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगर विषाक्त खाना हम खा ले तो इससे हमारा यकृत खराब हो जाता है, एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्त पदार्थ खाने से। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर इसके द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। और रक्तदाब को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो सोडियम के द्वारा रक्तदाब को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब और रक्तचाप एक ही होता है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। रडार के जो आविष्कारक है वो रॉबर्ट वाटसन है। अगला प्रश्न, चूहे को मारने के लिए जिस जहर का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। जो चूहा मारने के लिए जिस हम रसायन का उपयोग करते हैं उसमें पोटेशियम साइनाइड मिलाया हुआ रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पित्तल में कौन कौन सी धातु होती है? राइट आंसर बताएं। पित्तल जो है वो एक मिश्र धातु है, तो वो किस किस धातु से मिलकर बना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। जो पित्तल होता है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। इसका एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है पिताजी। पी से हो जाएगा आपका पित्तल जो कि मिश्र धातु है, ता से तांबा और जी से जिंक का। कंप्लीट पिताजी इजीली। अगला प्रश्न है हमारा जो कि साइंस का अंतिम प्रश्न है, एसिप्रीन कहाँ से मिलती है?
सही उत्तर हो जाएगा एक पेड़ से। एस्पिरिन जो है वो हमें एक पेड़ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और हिंदी के प्रश्न हमारे कितने आते हैं हमारे एग्जाम में? टोटल 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से हर एक सेट में आपको हर बार 5 गद्यांश ही दिया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और गद्यांश बिल्कुल ईजी होता है। गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गद्यांश के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रैक्टर, प्रश्न संख्या 81 है, ट्रैक्टर के आविष्कार की प्रेरणा किससे मिली? और इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि गद्यांश जब पढ़ेंगे तो हम उससे कोरिलेट करके हम अपना आंसर निकाल सकें। क्वेश्चन था ट्रैक्टर के आविष्कारक की प्रेरणा किससे मिलती है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। अगला है वाक्य में प्रयुक्त शब्द भारतवासी कौन सा समास है। नेक्स्ट, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द मुहावरा आट लगाना का अर्थ बताना है। और अगला है निम्नलिखित में से ऋषि मुनियों का देश किसे कहा जाता है। तो इन पांचों क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। अब चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आपको स्किप करना है तो आप वीडियो को रोक करके खुद पढ़ सकते हैं। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। उसकी सभ्यता और संस्कृति बहुत ही पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहें और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश भी कहलाता रहा है। यहाँ पे एक आंसर मिल गया। अगला है विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं है। आगे है हवाई जहाज़ की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल ही जाने वाली तीर्थ यात्रा होती है। 5 नक्षत्र होटल में शावर बाथ की सुविधा होने के बावजूद भी गंगा स्नान और संध्या वंदना का दौर चलता ही रहा है। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासी का अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था और संपूर्ण रूप से नए आविष्कारों का शिकार नहीं होना चाहते थे। इसका कारण यह भी था कि विज्ञान के आविष्कारों के नाम से जीवन को आसान बनाने वाली सुविधाओं को अपने देहाती ढंग से प्राप्त करके जीवन का जीने का तरीका प्राचीन काल से ही भारतवासी जानते थे। इसी भांति छोटी क्षेत्रफल वाली ज़मीन को जोतने की बात तो अलग है। आप आज ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके विशाल क्षेत्रफल वाली भूमि को भी थोड़ी ही देर में आसानी से जोत डालने की सुविधा तो है। इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पूर्वज इस प्रकार की सुविधा के अभाव से विशाल क्षेत्रफल वाली भूमि को जोतते ही नहीं थे। उस जमाने में भी उस समय पर प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करके विशाल से विशाल भूमि को भी जोत डालते ही थे। ऐसी विशाल जमीन के चारों ओर सबसे पहले एक छोटे से द्वार मात्र को छोड़कर आगे आट लगाते थे। यहाँ पे आट लगाना आ गया, आट लगाते थे। पूरी जमीन पर जंगली पौधे अपने आप उग लेंगे ही। फिर सिर्फ एक रात मात्र के लिए जमीन पर जंगली सुअरों को भगाकर द्वार बंद कर देते थे। पौधे की जड़ को उखाड़ने के उत्साह से जंगली सुअर जमीन खोदने लगेंगे। सुबह देखने पर पूरी ज़मीन जोते के बराबर हो जाएगी। बाद में सुअर को भगाकर ज़मीन समतल कर लेते थे और खेती बाड़ी करते थे। उस समय के पीछे विज्ञान का नाम मात्र न था। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि ट्रैक्टर नाम के इस नए आविष्कार की प्रेरणा तो जंगली सुअर ही थे। यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन का आंसर। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति संसाधनों का पूरा फायदा उठाना हमारे पूर्वज खूब जानते थे। बाद में वैज्ञानिकों ने जो सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से अधिकांश को पूर्व काल में ही
प्रकृति पर निर्भर होकर हमारे पूर्वजों ने पा लिया था। आगे है, यही कारण था कि नए आविष्कारों पर उन्होंने इतना विस्मय न था जितना अन्य देशवासियों को था। यही कारण भी था कि हम अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे। चिकित्सा और औषधि के मामले भी बात यही थी। रोगियों से छुटकारा पाने के लिए जो काम आज दवा या गोली किया करती है, उसे जंगली बूटी करती थी। मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए बूटी यहाँ उपलब्ध थी। श्रीमद् रामायण में संजीवनी बूटी का जो उल्लेख है वह इस बात का साक्षी है। प्राचीन काल के सिद्ध जो थे वे तपश्चर्या करने के साथ साथ वैद्य का काम भी किया करते थे। पहाड़ियों में विचरण करना यानी घूमना और विशिष्ट प्रकार के दवा बूटियों को ढूंढ लेना भी उनका काम था। विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण के लिए तरह तरह की बूटियां को खोज रखा था उन्होंने। आज भी भारत के पहाड़ी इलाकों में सबसे घने जंगलों में विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए बूटी का होना वैज्ञानिकों द्वारा भी मान लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है हमारा, ट्रैक्टर के आविष्कार की प्रेरणा किससे मिली? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा जंगली सुअर। ट्रैक्टर के आविष्कार की प्रेरणा जंगली सुअर से मिली थी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। शीर्षक जो होता है वो पूरी कहानी का सार होता है, यानी कि हमारे जो गद्यांश है वो किस पर डिपेंड है, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महान भारतीय संस्कृति। यहाँ पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा। तो हमारे इसमें भारतीय संस्कृति की बात ज़्यादा की गई है, तो इसलिए यह क्या होगा जाएगा हमारा महान भारतीय संस्कृति के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द भारतवासी कौन सा समास है? भारतवासी, इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। भारतवासी जो है वो एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द मुहावरा आट लगाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा घेराबंदी करना, जो कि हमारे गद्यांश में बताया गया था। खेतों को जोतने के लिए सबसे पहले ज़मीन को आट लगा यानी कि घेराबंदी करते थे और सिर्फ एक छोटी सी मार्ग छोड़ देते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? घेराबंदी करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋषि मुनियों का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा भारत को। ऋषि मुनियों का देश भारत को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, यह कैसा वाक्य है? संयुक्त, मिश्रित, साधारण या असाधारण? कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ, यह कैसा वाक्य है? तो यह एक मिश्रित वाक्य है, बहुत सारे वाक्य इसमें मिलाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। परोपकार जो है वो गुण संधि का उदाहरण है। संधि से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपको संधि का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेद है? यानी कि संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा इनका? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा राम प्लस आयन, राम धन आयन यानी रामायण। अगला प्रश्न, सूरसागर की भाषा है? सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। सूरसागर की जो भाषा है वो ब्रज थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है? तो सुंदरता कौन सी संज्ञा है बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। सुंदरता जो है वो भाववाचक को दर्शाता है।
अगला प्रश्न, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा पंडिताइन। पंडित का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो पंडिताइन में होता है। पंडित में सिर्फ आइन जोड़ देते हैं। कौन सा प्रत्यय? आइन। आइन प्रत्यय को जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ। व जो है वो दांत और ओष्ठ के सम्मेलन के रूप से हम बोल सकते हैं, यानी दंतोष्ठ हो जाएगा ओ का उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43। हिंदी वर्णमाला में कुल 43 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बताएं। इस क्वेश्चन को हम हर एक सेट में बताते हैं। अगर आपने उन सभी सेट को नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। वैसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में आकर के लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। लेकिन जो किसी भी शब्द के आगे आकर लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है उसे एक होता है प्रत्यय और दूसरा होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के आगे लगता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर हो जाएगा तेंदुआ। तेंदुआ जो है वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा हल। व्यंजन को हल नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। पंचानन जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय जो अंत में लगा हो। राइट आंसर हो जाएगा अक। लेखक अक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 हमारा, मौन का विलोम शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा मुखर। मौन का विलोम शब्द मुखर। अगला प्रश्न है हमारा 100 नंबर, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वार्षिक पत्रिका। तो जो साल में एक बार छपता है उसे वार्षिक पत्रिका कहते हैं। अगला है मासिक पत्रिका, जो एक माह में एक बार छपता है। और पाक्षिक पत्रिका जो हो जाएगा वो 15 दिन में एक बार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सी चेंजमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।